मोदी सरकार के 3 साल पर आज आप लगातार देख रहे हैं इंडिया टीवी संवाद। आज हमने सरकार के नुमाइंदों से कई मसलों पर सवाल किए, विपक्ष के दिग्गजों ने भी अपने प्रश्न पूछे। थोड़ी देर में इंडिया टीवी संवाद के मंच पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के सवालों का सामना करेंगी स्मृति ईरानी। लेकिन उससे पहले संवाद के मंच पर इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम के साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और साथ ही कश्मीरी एक्टिविस्ट शबनम लोन। विषय है मोदी सरकार में कश्मीर आउट ऑफ कंट्रोल। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार के पास 3 साल का सुनहरा अतीत है। गिनाने को तमाम तरह की उपलब्धियां हैं, तमाम तरह के वायदे हैं जिस पर सरकार दावा कर सकती है कि उन वायदों को पूरा किया है। जनता की उम्मीदें हैं और उन्हीं उम्मीदों के बूते कई राज्यों में बीजेपी की बनती सरकारें हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जिंदा है, कश्मीर का सवाल। जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे और उनके सत्ता में आने के 1 साल बाद कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी। कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार के 2 साल हुए, मोदी सरकार के 3 साल हुए और इन 2 साल और 3 सालों के बीच एक सवाल जिंदा है कि क्या कश्मीर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जिस कश्मीर को जन्नत कहा जाता रहा है, उस कश्मीर में रोज बेकसूरों की मौत हो रही है, जवानों के सिर काटे जा रहे हैं। उमर फैयाद जैसे देशभक्त की जिस बेरहमी से हत्या होती है, देश को चौंकाता भी है, देश को परेशान भी करता है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि 3 साल में कश्मीर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अंधेरा और अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हम बहुत ही समझ लीजिए एक सिचुएशन फिर सीरियस हो गई है। इस दलदल से कोई निकाल सकता है तो वो हमारे इस वक्त के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कश्मीर में आज ऐसी स्थिति क्यों है? कश्मीर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल जैसे क्यों हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और शबनम लोन जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार कश्मीर मुद्दों पर एक अलग राय रखती हुई टेलीविजन पर देखी जाती है। सबसे पहला सवाल मेरा निर्मल सिंह जी से है, चूंकि सूबे में उनकी सरकार है, अहम ओहदे पर हैं, डिप्टी सीएम हैं। बहुत उम्मीदें निर्मल सिंह की सरकार जब बनी थी पीडीपी बीजेपी की, तब उम्मीदें जनता ने पाली थी। निर्मल सिंह जी, सवाल थोड़ा तल्ख है, लेकिन क्या कश्मीर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर को अगर देखना होगा तो 1947 से लेके आज तक का जो पूरा इतिहास है उस पर नज़र डालनी होगी, क्योंकि ये 2-3 सालों में ही ये मसला खड़ा हुआ है। इस प्रकार की बात कहना जो है ठीक नहीं होगा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन के साथ साथ जब प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनका एक्सेशन हुआ, और एक्सेशन का पूरा अधिकार जो था राजा महाराजाओं जो वहाँ के नवाब थे उनको था। उसी दिन से ही जब महाराजा हरी सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का एक्सेशन किया, और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो इंडिपेंडेंस एक्ट का ही एक पार्ट था। जैसे जिस पार्टीशन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पाकिस्तान जो है क्रिएट हुआ, उसी के तहत एक्सेशन भी हुआ। लेकिन शुरू से लेके ही उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। हमारी उस वक्त की सरकार ने गलती की, प्लेबसाइट की बात यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने की, नेहरू जी ने उसको जो है एंडोर्स किया, जो उनकी तरफ से ये था। तो तभी से ये जो है एक डिस्प्यूट क्रिएट किया गया, जो कि अलग अलग फेजेस से गुजरता हुआ जो है आज इस स्थिति में पहुंचा है। सही कह रहे हैं निर्मल सिंह जी, सही कह रहे हैं आप। माफ करें, बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि आप उस इतिहास की याद हमें दिला रहे हैं जिस इतिहास से हम सब वाकिफ हैं, जो कश्मीर को जानते हैं। हम वर्तमान में इसलिए बात करना चाहते हैं कि 3 साल से केंद्र में सरकार, 2 साल से पीडीपी सरकार जिसका मैंने जिक्र किया,
और सबकी उम्मीद इस सरकार से थी कि सरकार जब बन रही है कुछ ऐसा होगा, और ऐसे दावे और वायदे भी किए गए। एक आंकड़ा है, मार्च 2015 में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद से सूबे में 457 लोग 457 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 48 आम लोग हैं, 134 सुरक्षा बल के जवान हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज। दूसरा है कि 8 जुलाई 2016 से 30 नवंबर 2016 के बीच 50 दिन में कश्मीर में जो अनरेस्ट हुआ उसमें लगभग 16,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, यानी 135 करोड़ रोज। तो हम 60-70 सालों के इतिहास पर बात करेंगे तो हम फिर 48 से लेकर और अलग अलग दौर में जाएंगे। हम इन 3 सालों पर बात करना चाहते हैं कि ये आंकड़ा आपके 2 साल के कार्यकाल का है। ये ऐसी बदतर स्थिति क्यों हुई? बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम जो प्रीसीडिंग जो सरकार थी उसके ऊपर जरूर कहूंगा। 2010 में 120 जो है लोग, आम लोग जो है वहां आंदोलन हुआ था, जिसमें जो गोली का शिकार हुए, और लगभग 214 टेररिस्ट मारे गए। हमारे वक्त में 308 जो है टेररिस्ट जो है इन 2 सालों में हमने एलिमिनेट किए। इसी तरीके से जिस तरीके से आंदोलन चला, हमने ही कहा कि नहीं, हम बातचीत एजेंडा ऑफ अलायंस में बात करने की बात है, लेकिन हम जो है गोली के बीच में, पत्थरबाजी के बीच में बातचीत नहीं करेंगे। तो अगर जिसने बात करनी है वो हमारे पास आए, लेकिन जो है वहां पर बात करने, आपको पता है कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जब वहां गया और जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने उनसे मिलना जो है मना कर दिया, तो इसलिए हमने एक टफ स्टैंड लिया है, बातचीत करें। ऐसा तो हमने कहा, मोदी जी जब लाहौर जाते हैं वो इतनी हिम्मत दिखाते हैं, तो वो एक मैसेज था पाकिस्तान को। जब यहाँ पर उनका जो है ओथ सेरेमनी थी, वहाँ जो है सभी सार के लोगों को बुलाया और विशेष तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया, एक उन्होंने मैसेज दिया। वो पास्ट की बात कर रहे हैं, इतिहास की, लेकिन हम वर्तमान समझना चाह रहे हैं। हालांकि उसके साथ एक आंकड़ा ये भी दूं कि 27 साल में हिंसा से 41,000 जाने गई हैं घाटी में, जिसमें 14,000 लोकल सिटीजन हैं, आम लोग हैं, और 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं, 21,000 आतंकी हैं। तो इन 27 सालों में आपकी सरकार भी रही है, गठबंधन की सरकार भी रही है, और सब कुछ रहा है, और वही स्थिति आज भी है। तो क्या माना जाए कि कश्मीर में पिछले 3 साल से जो हो रहा है, 2 साल से जो हो रहा है, इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, शनिवार को इसी जगह पर कश्मीर पे एक और बहस थी, और आप ही की तरह एक वरिष्ठ एंकर ने मुझसे ये सवाल पूछा कि कश्मीर की परिस्थिति कैसी है। तो मैंने एक छोटा सा शेर अर्ज किया, उसको यहाँ पे भी दोहरा देता हूँ कि मुल्क का कौम का इतना भी न मयार गिरे, मुल्क का कौम का इतना भी न मयार गिरे कि सुर्खियाँ देखते हाथ से अखबार गिरे। और आज कश्मीर की परिस्थिति वो है, और उसका कारण ये है कि अगर आप पिछले 3 साल को एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात उभर के आती है कि मेरा भाषण ही मेरा प्रशासन है। तो जब आप भाषण से प्रशासन चलाने की कोशिश करें तो फिर परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। आप इतिहास में जाना चाहते हैं, ये बात सही है निर्मल सिंह जी की कि समस्या 1947 से, 47 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ, 1980 से पाकिस्तान भारत की प्रति एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, पहले पंजाब में, फिर कश्मीर में, फिर हिंदुस्तान के सारे बाकी हिस्सों में। तो ये कि ये यथार्थ है और इस यथार्थ से कोई भाग नहीं सकता, पर इस यथार्थ के बीच काम करने की जरूरत है। और पिछले 3 वर्ष में परिस्थितियां पीडीपी बीजेपी की जो सरकार है, जो एक आइडियोलॉजिकली इनकम्पैटिबल सरकार है, उसके हाथ से निकली है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जब इनकी सरकार बनी 2014 में चुनाव हुआ तो 65.14% वोट पड़ा, और जब श्रीनगर में बाई इलेक्शन हुआ तो वो घट के 7% रह गया, रीपोल हुआ तो सिर्फ 2% वोट पड़ा, अनंतनाग का चुनाव आयोग को स्थगित करना पड़ा। तो आज जो परिस्थिति है वो बिल्कुल वैसी ही है जो 2002 की गर्मी में थी। आपको मैं याद कराना चाहता हूं, 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद के ऊपर आक्रमण हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा जो मोबिलाइजेशन था 1971 के बाद इंडियन आर्मी का, वो किया गया।
10 लाख लोगों को मोबिलाइज किया गया ऑपरेशन पराक्रम के तहत। अक्टूबर तक फौज सरहद पे खड़ी रही और उसके बाद उसको वापस बुला लिया गया। अप्रैल 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर गए और उन्होंने जो पीडीपी कांग्रेस की सरकार थी उसके मंच से संबोधन किया कश्मीर के लोगों को, तो उन्होंने 2 बातें कही और वो ये था, एक उन्होंने कहा कि मैं हुर्रियत से बात करने के लिए तैयार हूं और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हूं। एक ही मंच से उन्होंने 2 संदेश दिए और उसका कारण था, उसका कारण यह था कि वो तब तक समझ गए थे 5 साल भारत के प्रधानमंत्री रह के कि हुर्रियत और पाकिस्तान को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो टफ स्टैंड इनकी सरकार ने लिया है, उस टफ स्टैंड के जो परिणाम हैं, अगर उन परिणामों को ये अपने परिप्रेक्ष्य में लेने के लिए तैयार हैं और इसको अगले 10 साल तक 15 साल तक अगर इसको सस्टेन कर सकते हैं तो ये टफ स्टैंड जरूर कोई ना कोई इनको बेनिफिट देगा। कहा जाता है घर का भेदी। सुनिए, सुन नहीं, लीजिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए जी। जब एक मुल्क के वकार पर जब कोई ललकारता है किसी मुल्क के वकार को, फौजी का जब सर कटता है वो फौजी का सर नहीं कटता है, वो उस मुल्क के वकार को ललकारा जाता है। तो क्या करना चाहिए? 3 मुद्दे हैं। या तो आप डिप्लोमेटिक लेवल पे आप डाउनग्रेड करते हैं, आप कहते हैं आप गलत कर रहे हैं, हम यहाँ हाई कमिश्नर नहीं रखेंगे, हम यहाँ छोटा मोटा स्टाफ आपका रखेंगे। आपने डाउनग्रेड किया नहीं किया। उसके बाद फिर इकोनॉमिक, आप कहेंगे आपके साथ बिजनेस ही नहीं करना है, तुम ऐसा मुल्क हो जो हमारे यहाँ आतंक फैला रहा है, तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है। लेकिन आप हर साल पाकिस्तान के साथ एज मोस्ट फेवर्ड नेशन $2.3 बिलियन का बिजनेस करते हैं। तो मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। निर्मल सिंह अगर जी जवाब आपको देंगे। पैसा कमाना है तो फिर आप प्राइड किस चीज का ढूंढ रहे हैं? इट इज either प्राइड ऑफ द कंट्री और यू अर्न मनी। तीसरा होता है जंग या फिर उसके बाद मिलिट्री। आप कहते हैं वो भी नहीं करना है, फिर क्या करना है? कश्मीर में जो नहीं, जिस दिन वो होगा उस दिन ये लोग करेंगे। उबलाव आया है नहीं। कश्मीर में। नहीं, मैं आपको एक चीज कहना चाह रही हूँ। ये जो अब की बारी आपने देखा, वहां पे जो आपने इलेक्शन बाइकआउट देखा, अगर कोई ये कह रहा है कि वहां कश्मीरी जबरदस्ती अंदर बैठा, नहीं, वो फेल्ड सरकार है उधर। इस वजह से महबूबा मुफ्ती पीडीपी, उन्होंने जो वादे किए इलेक्शन में, सबसे पहला नंबर 1 ये था कि हम बीजेपी के साथ किसी हाल में अलाइन नहीं करेंगे। अब अगर उनको कोई सवाल ये पूछ रहा है कि आपने ये वादा हमसे क्यों किया, तो आप उन पे गोलियां नहीं, वो सवाल आप पूछिए, लेकिन पत्थरबाजों की सरपरस्ती, हुर्रियत के अलगाववाद नेताओं की वकालत करना, हुर्रियत के उन नेताओं की वकालत करना जिनके बेटे बच्चे दामाद दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रहते हैं और पत्थरबाजों को पैसे देकर सेनाओं, भारतीय सेना पर पत्थर फेंकवाते हैं। वो लोग जिनके आका हाफिज सईद सरहद पार बैठे हैं। को पैसे देकर सेनाओं, भारतीय सेना पर पत्थर फेंकवाते हैं। वो लोग जिनके आका हाफिज सईद सरहद पार बैठे हैं। शबनम लोन जी, तकलीफ इस बात की है कि आपको ये मानना चाहिए, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में। आप हिंदुस्तान में रहकर आपको पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखती है और वहां कश्मीर में बैठे हुए एक मिनट कश्मीर, एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए पहले, चूंकि सुन लीजिए। शबनम लोन जी, यही आक्रोश जनता का है, देश में है कि लगता यह है कि वहां बहुत सारे हुर्रियत के नेता, जिनके हम चेहरे जानते हैं, नाम जानते हैं, आप ज्यादा बेहतर ढंग से जानती होंगी, इन नेताओं को पैसे, फंड, सरपरस्ती सब सरहद पार से मिलती है। हाफिज सईद से लेकर और लखवी तक से इनके संवाद होते हैं। हाफिज सईद वहां से बुरहान वानी के नाम पर कसीदे पढ़ता है और उसके बाद उनके कहने पर वहां सेना पर हमले होते हैं और उसके बाद उसकी निंदा नहीं करते हैं। अगर आप ये कहें कि हुर्रियत के वो लोग जो मुल्क के खिलाफ इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं,
उनको आगे बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान की सरपरस्ती में हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत की जमीन तैयार करते हैं, वो गलत है, तो आप इनकी निंदा करिए। सुनिए सुनिए, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, सुनिए, जिनके साथ निर्मल सिंह साहब की पार्टी का वहां पर इत्तेहाद है, सबसे पहले मुझे इस सवाल का आप जवाब दें, और मैं सारे देश से ये सवाल पूछ रही हूं। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जब होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी बेटी किडनैप हुई, हाँ, रूबिया और सैयद। मैं सुनिए, वो ऐसे होम मिनिस्टर हैं आपके जिन्होंने मुल्क की सारी सिक्योरिटी बलाई ताक रख के खतरनाक 3 आतंकवादियों को उस वक्त उन्होंने रिलीज किया। और मैं पर्सनली जानती हूं, वो 3 लड़के जो रिलीज है उसमें एक मेरा क्लाइंट था, बड़ा सीधा साधा शरीफ लड़का होता था वो। और उस रिलीज के बाद सारी मिलिटेंसी अगर रोमांटिसाइज की किसी ने, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद। मेरा सवाल इस विशाल देश से है कि आप लोगों ने किस बिना पर फिर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया उसी स्टेट का? A man who released his daughter for 3 hardcore militants and is responsible for giving such romantic spur to militancy. नहीं, तो आपके हिसाब से ये गिलानी, लोन भट्ट, यासीन मलिक, ये सब जितने, इन सबको वहां दे दिया जाए नहीं, सत्ता। सुनिए, वो मुफ्ती मोहम्मद सैयद जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले किसको शुक्रिया अदा किया? उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अगर यहाँ निर्मल सिंह साहब अगर इनमें दम होता, ये कहते कि हम इनके साथ बड़े रदी लोग हैं, हम नहीं इनके साथ जवाब लेते हैं, उसके बाद आऊंगा मनीष जी। नहीं, इन्होंने कहा उनको, सुन तो लीजिए, अब आप सुन लीजिए, ये पावर में है, आप सुन, और ये ठीक कह रहे हैं। नहीं, एक बात में ये ठीक कह रहे हैं, वहां पे सब हालात ठीक है, मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टर के लिए हालात बिल्कुल ठीक है, वहां सब ठीक चल रहा है, सारे पे पर्क सब चल रहा है। सिर्फ कश्मीरी अवाम जो है वो परेशान है, सिर्फ कश्मीर की माएं बहनें रो रही हैं। जवाब लेते हैं। और डेवलपमेंट उसका जवाब नहीं है। जहां बच्चे मर गए लोगों के, शबनम लोधी, जवाब तो लीजिए। और कश्मीरी अवाम का ठेका आपने अकेले नहीं ले रखा है, वो भी अवाम है जिसने पीडीपी को 28 सीटें दी है, वो भी अवाम है जो जम्मू में बीजेपी को चुनता है। आपको लगता है आप ही अवाम है? जरा जवाब लीजिए, ये भी अवाम के नुमाइंदे हैं। शबनम जी को ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भारत में डेमोक्रेसी है, और जिस तरीके से कश्मीरियों ने वोट करके पीडीपी को लाया और जम्मू ने भारतीय जनता पार्टी को लाया, जिस प्रकार की सिचुएशन थी, जो मैंडेट था, उसके मुताबिक सरकार बनी और गवर्नेंस अलायंस बना। मैं आपको बताऊं निर्मल सिंह जी, इसलिए महबूबा मुफ्ती का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, इन्होंने महबूबा मुफ्ती का हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है स्टेटमेंट। महबूबा मुफ्ती ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से कहा, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन मैं कभी मोदी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की मुखालफत करके वहां वोट पुरानी बात हो गई, वो सब जानते हैं। कौन सी मॉरल अथॉरिटी है? एक मिनट सुन तो लीजिए। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार है, और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर इस, और आम कश्मीरी की ये सोच है कि जम्मू कश्मीर का जो हल कोई इस प्रकार का जो निकाल सकता है, मोदी जी निकाल सकते हैं, इस प्रकार की बात जो है ये आम कश्मीरी कहता है। आपको विश्वास है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, नंबर 1। नंबर 2 है कि कश्मीर सिर्फ मुट्ठी भर पत्थरबाज नहीं है। आज पुलिस की भर्ती होती है, आज आर्मी की भर्ती होती है, हजारों की तादाद में नौजवान जो है रोज जो है भर्ती में जा रहे हैं, पुलिस की भर्ती में जा रहे हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ। अगर जो है उमर फयाज जो है, लेफ्टिनेंट जो है शहीद उमर फयाज जो है, वो भी तो जो है साउथ का था, वो भी तो वहां का फौजी था। 5000 फौजी जो है आज भी जो जैकल आई है वो कश्मीरी है, बेसिकली कश्मीरी है, वो भी कश्मीरी है। उमर फयाज को वहां क्यों भेजा गया जहां एक ऑर्डिनरी पुलिस का बंदा, उसको एडवाइजरी है, ये मुट्ठी भर लोग हैं, इन्होंने उमर फयाज को वहां जाने कैसे दिया? और हमारे जो लोग बाकी लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, यहां तक के इलेक्शन की बात करें, पथराव हुआ, पॉलिटिकल वर्कर्स ने किया, जो इन लोगों ने किया जहां जहां अपना था। मैं कहता हूं, मैं ये जिम्मेदारी से जो आरोप लगा रहा हूं कि जो पॉलिटिकल जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने पथराव करके, उनका भी था, आम पत्थरबाज भी थे, ताकि ये वोट जो है ना पड़े, इस प्रकार की बात थी। तो इसलिए कश्मीर सिर्फ जो है पत्थरबाजों को, उस दिन मैं मौलाना आजाद रोड पर था, हमने सेक्रेटरीट में जाना था तो एसपी कॉलेज से पथराव हुआ,
पथराव होने के बाद आधे 1.5 घंटे बाद ठीक हो गया, हम नॉर्मल लाइफ चल जो है, फिर हम गए सेक्रेटरी मीटिंग की। ठीक कहा ना मैंने आपसे, इसको उस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इनके लिए अलग है। 1.5 घंटे के बाद पथराव हुआ, फिर कहते हैं ठीक आज चले। शबनम जी अगर आप श्रीनगर से आई होंगी, दिल्ली में होंगी तो मुझे मालूम नहीं, श्रीनगर में गई होंगी, आज टूरिस्ट ठीक है उतनी संख्या में नहीं है, टूरिस्ट आ रहा है। आज अमरनाथ यात्रा ठीक होगी, ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूं। हम सुरक्षा कर रहे हैं, पूरी करेंगे, देंगे, ऐसा नहीं। और मंत्रीगण बाकी लोग हैं, लोगों में जा रहे हैं। 2-3 जिलों में साउथ में जरूर समस्या है, आने वाले वक्त में उसको बिल्कुल ठीक जो है कर फॉर्मली देंगे डील किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। चलिए मनीष तिवारी को एक बार शामिल करते हैं। मनीष तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक जवाब शबनम लोन ने चूंकि कहा आम कश्मीरी। दिक्कत क्या है कि देश में 125 करोड़ की आबादी, हर आदमी अपने को 125 करोड़ का नुमाइंदा मानता है। तो मैं उस नाते कहता हूं कि आम कश्मीरी की नुमाइंदगी आप अकेले नहीं करती हैं, इसलिए कि जम्मू कश्मीर में 700 नौकरियों के लिए 67,000 युवकों ने अप्लाई किया, 67,000 लोगों ने अप्लाई किया। ये भी कश्मीरी है। इसका मतलब ये ऐसे लोग हैं, इवन आर्म फोर्सेज में भर्ती होने के लिए भी लोग अप्लाई करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, थोड़ा पैसेंस रखिए। और जो उमर फैयाज सेना में था, लेफ्टिनेंट 22 साल का, वो अपनी बहन की शादी में गया और घर से किडनैप करके जिन 3 दहशतगर्दों ने उसका कत्ल किया, और उसके बाद जो कातिल वहां बैठे हैं, एक बार आप कहिए कि उनको गोली मार देनी चाहिए या नहीं खोज के? नहीं, मैं दूसरी बात मैं जोड़ता हूं, इनके आप ये कहिए शबनम लोन, एक इनके पिताश्री, उनका भी कत्ल उग्रवादियों ने किया, पाकिस्तान ने करवाया। खुद विक्टिम है, आप खुद विक्टिम है। आप ये बताइए, एक मिनट, नहीं मेरा सवाल है। मौलवी फारूक, मीरवाइज फारूक के पिता मौलवी फारूक को भी कत्ल जो है उन्होंने किया है। समझानी चाहिए बात। शबनम लोन, मेरा एक सवाल है। नहीं, पहले सवाल सुनिए। उमर फैयाज के कातिलों को, सवाल सुनिए पहले। नहीं, सवाल सुनना पड़ेगा। नहीं, इतना इम्पेशेंट मत होइए, आप दूसरों को इंटॉलरेंट कर रही हैं, आप सुन नहीं रही हैं। उमर फैयाज के कातिलों को खोज कर और उनके सरपरस्तों को गोली मार देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो कातिल है और कश्मीरी के कातिल है। सुनिए, आपने बहुत उमर फयाज हमारा एक बहुत होनहार लड़का था। मुझे फख्र है उमर फयाज पे। पहला लड़का था शायद जो एनडीए पे गया, और जिन लोगों ने उसको घर से निकाला, उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया। और मैंने कश्मीर में ऐसे भी, हम सब आपस में बात कर रहे हैं,